हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस का एक और टॉपिक कंप्लीट, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियोस में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म कर चुके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, प्लीज गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग। देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराया था जिसका नाम था अप्रोचेस ऑफ फाइनेंस। अप्रोचेस ऑफ फाइनेंस में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की, बेसिकली दो तरह की हमारी अप्रोचेस होती हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक मॉडर्न अप्रोच होती है। तो मैं आपको क्विकली समराइज कर देती हूँ। और मॉडर्न अप्रोच में हमारे तीन तरह के डिसीजन होते हैं। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल या फाइनेंस डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने देखा था कि बेसिकली हमें पैसा कहाँ लगाना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम सोचते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने का फिक्स्ड एसेट में और करंट एसेट में। तो जो करंट एसेट से डील करता है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझाया है, पढ़ाया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम डील करने वाले हैं या समझने वाले हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट में, या जहां हमारा बहुत भारी मात्रा में पैसा जाता है, तो वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती है? बेसिकली कैपिटल बजटिंग वाली इन्वेस्टमेंट्स। अब हम इनको कैपिटल बजटिंग वाली इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं? देखो, मॉडर्न अप्रोच में हमने देखा कि मॉडर्न अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको ये भी देखना है कि पैसा आप कहां से लाने वाले हो, और आपको ये भी देखना है पैसा आप कहां लगाने वाले हो। तो इन मॉडर्न अप्रोच वी सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोक्योर द फंड्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू एलोकेट देम। तो जो हम पैसा एलोकेट करेंगे वो हमें दिमाग लगा के वाइसली करना है। अगर हम उसको वाइसली करना चाहते हैं तो हमें बेस्ट प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रोजेक्ट चूज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो वो जो हम अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं पैसा एलोकेट करने के लिए, वो किसमें आता है? कैपिटल बजटिंग में। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं, और जो प्रोजेक्ट हमें बेस्ट लगता है, जो प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगता है, वो प्रोजेक्ट हम अपने, या वो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली प्रोजेक्ट से मेरा मतलब क्या है, वो इन्वेस्टमेंट हम चूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो कैपिटल बजटिंग में आपको क्या समझ में आया? कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस अंडरटेक करता है, जिसमें वो मेजर प्रोजेक्ट्स को क्या करता है? इवेल्युएट करता है। तो मेजर प्रोजेक्ट्स को जब वो इवेल्युएट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू प्लांट लगाना है या कोई बिग इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इवेल्युएट करता है तो बहुत सारे तरीके वो अपनाता है। तो वही तरीके आज हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ फीचर्स, बेसिकली आज मैं आपको वही सब चीजें कराने वाली हूँ जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं। बेकार का हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग में बर्डन हम नहीं डालेंगे। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या हुआ? टू इवेल्युएट मेजर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हम एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट्स को कि कौन से प्रोजेक्ट की वजह से या कौन से हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास पैसा आएगा, और कौन से इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास पैसा हमारे हाथ से जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर हम इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले देखो, कैपिटल बजटिंग में क्या गिवन है कि कैपिटल बजटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, कैपिटल प्लस बजटिंग। ठीक है, कैपिटल जो होता है हमारा, जो भी हम खर्चा करने वाले हैं, बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स जो हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और उसका हमें जब हम बजट बनाते हैं तो वो क्या हो गया? कैपिटल बजटिंग। मतलब जो लार्ज एक्सपेंडिचर हम करते हैं ये ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स पे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उसका जब हम बजट बनाते हैं, देखते हैं कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, वो हमारा किस में आता है? कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है। तो कैपिटल बजटिंग आपको समझ आ गया होगा कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है। एक चीज देखो बच्चों, कंसेप्ट तो आपको पता लग गया कि कैपिटल बजटिंग का क्या होता है, कि इसमें बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं, कैश फ्लोज चेक करते हैं, जिसका बेटर है उसको लाते हैं अपनी फर्म के अंदर। तो अब ये क्यों होता है? आप यहां से मेन आता है क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि इसके फीचर्स में से एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इंपॉर्टेंस में से एक क्वेश्चन बन सकता है। वो कैसे, अभी हम समझेंगे। देखो, कैपिटल बजटिंग जो है हमारा क्या है? एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। आप लंबे समय के लिए, अगर आप रोज रोज तो आप बिल्डिंग नहीं खरीदते हो, रोज रोज तो आप अपनी कंपनी में कोई प्लांट नहीं लगाते हो, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ठीक है, पहली चीज, आप इस लॉन्ग टर्म डिसीजन की वजह से आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। अगर आपका जो डिसीजन है वो बेकार हो गया, आपने कोई गलत प्रोजेक्ट चूज कर लिया, तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट गलत होने की वजह से आप अपने फर्म के सर्वाइवल को एंडेंजर कर दोगे। ठीक है, तो ये बात है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है हमारा।
दूसरा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है हमारी, इट इज कंडक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड्स, क्योंकि रोज रोज तो हम नहीं खरीद सकते हैं ना फिक्स्ड एसेट्स अपनी कंपनी के लिए। तीसरा क्या है, इरिवर्सिबल डिसीजन, मतलब एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ जाएगा। मान लो आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपए लगा दिए, तो अब आपके लिए बहुत मुश्किल है उस पैसे को वापस लेना, बिकॉज आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। उसके बाद इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्ट होते हैं, ऐसे छोटी मोटी के लिए नहीं करते। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था उसमें फिर भी आपका थोड़ा बहुत चल जाता है, बट लेकिन कैपिटल बजटिंग में हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड का इस्तेमाल होता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। तो ये सारे आप जो है समझ लीजिए कैपिटल बजटिंग के फीचर्स हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन कहां से बना था, एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि कैपिटल बजटिंग में आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से चूज करना था कौन सा गलत है। तो एक ऑप्शन में था कि कैपिटल बजटिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, एक में होगा इट इज फॉर इट हैव सीरियस अमाउंट ऑफ रिस्क, एक में था कि इट इज रिवर्सिबल डिसीजन, और एक में होगा कि इट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट हमें दे रखी थी, हमें चूज करनी थी कौन सी गलत है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि जो हमारे कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, गलत स्टेटमेंट हो गई। तो आपको समझना पड़ेगा कैपिटल बजटिंग में लॉन्ग टर्म डिसीजन है, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट होता है, इरिवर्सिबल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ जाता है फंड्स जाते हैं, रिस्क होता है, और बहुत ज्यादा मुश्किलात आती है इन डिसीजन को बनाने में, क्योंकि बहुत पैसा कंपनी का जा रहा है, आपको पूरे कैश फ्लोज, इनफ्लोज आउटफ्लोज देखने पड़ते हैं। तो ये हमारे कैपिटल बजटिंग के फीचर्स और उसका कुछ कंसेप्ट था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बन सकता है कि कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या है, और यहां से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उठ के आया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, कि आपके प्रोजेक्ट जनरेशन देखना है आपका, कि कहां से आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। उनको देखने के बाद आपको इवेल्युएट करना है हर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। इवेल्युएट करने के बाद आपको चूज करना है मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद उसमें पैसा लगाना है। पैसा लगाने के बाद आपको टाइम टाइम पे रिव्यू करते रहना है कि वो जो है आपने इन्वेस्टमेंट सही लगाई है या वो इन्वेस्टमेंट गलत लगाई है। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या है कि आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करोगे, प्रपोजल्स को इवेल्युएट करोगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देखोगे, और फिर अपॉर्शन करोगे, अपना जो भी पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। इसी प्रोसेस को बहुत डिटेल में हम समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो बनता है ना वो सीधा हेडिंग से बनता है, कि आपको बोल देंगे कि इस चीज को अरेंज कर दो और इनकी वर्डिंग बदल देंगे। जैसे लिख देंगे प्रोजेक्ट जनरेशन, उसके बाद लिख देंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद लिख देंगे प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे प्रोजेक्ट रिजेक्शन। तो ये जो है आपको 4 चीजें दे दी और आपको बोला कि आप अरेंज कर दो। तो आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है। जब तक प्रोजेक्ट जनरेट नहीं होगा तो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कैसे करोगे, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे करोगे। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के चीजों को अरेंज करना है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिर उनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के हम बहुत सारे प्रोसेस देखेंगे जो हमारे होते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड्स, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स, तो बहुत डिटेल में हम समझेंगे। फिर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को चूज करना है। देखो वही चीज है, डिटेल में ले रखी है, बेशक से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ है नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जो आपका कैपिटल बजटिंग है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है रिस्क और अनसर्टेनिटी की। अब आप क्या करके चल रहे हो कैपिटल बजटिंग में, आप क्या करके चल रहे हो कि आज आप किसी फिक्स्ड एसेट में 25 लाख रुपए लगा रहे हो ये सोच के कि कल मुझे ये रिटर्न देगा। अब नहीं दिया उसने रिटर्न, कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी मार्केट को अप डाउन होने की वजह से, कंपटीशन की वजह से, या कॉस्ट की वजह से, या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से, किसी भी XY एनवायरमेंट की वजह से, किसी XYZ रीजन की वजह से उसने नहीं दिया रिटर्न। तो ये जो डिसीजन होते हैं इनमें बहुत ज्यादा देयर इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिस्क एंड देयर इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी। यू हैव टू कीप दिस mind. The second thing is time element. नाउ जो भी हमारा कॉस्ट इनकर होती है, बेनिफिट रिसीव होते हैं, वो बहुत लंबे समय के लिए जाते हैं। कि आज आप एक बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो, आज आप एक प्लांट लगा रहे हो, उससे जो रिटर्न आएंगे आपको क्या पता आने वाले 10 सालों में जो है वो पता लगे। तो बेसिकली यहाँ पे लंबा जो है आपका जाता है, तो आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ती है, डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है। अब कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग क्या है वो भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद ये एक देखो आप क्या कर रहे हो, आने वाले 10 साल के लिए आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो 10 सालों तक
प्रॉफिट हमें देगी, क्या जो मार्केट में नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं वो हमारी सेल्स को इंक्रीज करेगा, क्या वो हमारी सेल्स को डिक्रीज करेगा। तो बहुत मुश्किल है इसको मापना, प्रैक्टिकल टर्म्स में हो जाता है, देखो होता तो है क्योंकि कंपनी को कैपिटल बजटिंग तो करनी है, बट इट इज डिफिकल्ट। एक चौथी प्रॉब्लम हमें आती है कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग का मतलब क्या होता है, ये यहां से भी एक बार क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान से देखिए। कैपिटल रैशनिंग का मतलब है कि आपकी जो एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको बहुत सारे फंड्स लेने हैं, जैसे होता नहीं, मार्केट जाना है, आपको ये टॉप पसंद है, ये जीन्स पसंद है, ये वॉलेट पसंद आ गया, यहाँ पे ये जो है आपको कुछ और पसंद आ गया, यहाँ पे मान लो कुछ भी पसंद आ गया, एक फोन पसंद आ गया। अब आपके पास कुल जेब में 10,000 रुपए हैं, अब आप क्या करोगे, या तो आप जो है अपना वॉलेट खरीद, मतलब ये तीनों चीजें तो आ जाएंगी, फोन तो नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, कैपिटल रैशनिंग क्या हुआ, जब आपके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं बट लेकिन आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। आपको ये प्रोजेक्ट भी पसंद आया, इसमें भी आपको लग रहा है कि अच्छे रिटर्न आएंगे, इसमें भी आपको लग रहा है, इसमें भी आपको लग रहा है, बट लेकिन आपके पास फंड ही नहीं है, यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड, सो यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। इसमें आपको वही बेस्ट प्रोजेक्ट्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप फोन ले लो, या फिर आप जो है कोई अच्छा सा जीन्स ले लो, या फिर आप, चलो ये दोनों तो आ जाएंगे, इसमें जीन्स और वॉलेट तो आ ही जाएंगे 10,000 रुपए में, ये भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है इसका, एग्जांपल पे मत जाओ, कि आपके पास जो फंड्स है वो लिमिटेड है, बट लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के। मम्मी ने ड्रेस के लिए 10,000 रुपए दिए हैं, पर ड्रेस आपको 20,000 की पसंद आ रही है, तो अब वो जो है आपको चूज करना पड़ेगा ड्रेस कौन सी बेस्ट है। तो इसमें लिमिटेड फंड्स है बट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस टू इन्वेस्ट, नाउ यू हैव टू चूज। तो क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में क्या आया था, कैपिटल रैशनिंग हमें यहाँ दे रखा था, कैपिटल रैशनिंग इंप्लाइज मीन्स कुछ ऐसा गिवन था। पहले ऑप्शन में गिवन था कि जो कुछ भी उनका गिवन होगा कैपिटल बजटिंग का मतलब उन्होंने डाल दिया होगा। दूसरे नंबर पे गिवन था लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स आर अवेलेबल, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना था। ऑप्शन मुझे याद नहीं है अभी, जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब हमें समझ आ गया कि वो कंसेप्ट से क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, कौन से एसेट्स के लिए हो सकता है। वैसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट लेकिन अगर इजी पेपर आए तो कंसेप्ट से एक क्वेश्चन दे देंगे। एक क्वेश्चन वो प्रोसेस से दे सकते हैं, वो हमने कर लिया। अगर वो फीचर्स और डिफिकल्टी से कोई क्वेश्चन देंगे वो भी हमने कर लिया। अब मेन हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आज तक आई डोंट थिंक सो यहाँ से क्वेश्चन आया है, बट लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखो सबसे पहला है आपका एक्सेप्ट। अभी स्लाइड्स में भी हम सारी चीजें देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो फर्म उसी में पैसा लगाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन थे ए में इन्वेस्ट करो, बी में इन्वेस्ट करो, सी में इन्वेस्ट करो। सो इफ यू आर चूजिंग द ए प्रोजेक्ट देन ऑटोमेटिकली बी एंड सी विल गेट रिजेक्टेड। ऑल दोज प्रपोजल्स विच यू हैव नॉट सेलेक्टेड वो क्या है, आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज अ फंडामेंटल डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग। इफ अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द फर्म वुड इन्वेस्ट इन इट, एंड इफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज रिजेक्टेड द फर्म वुड नॉट इन्वेस्ट इन इट। सिंपल है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पैसा लगा दो, नहीं किया तो नहीं लगाओ। एक्सेप्ट करो आइदर यू रिजेक्ट करो। अगर ये है कि आपको किसी एक में पैसा लगाना है, इसमें लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इन जनरल ऑल दोज प्रपोजल्स विच यील्ड अ हायर rate of return than a certain required rate will be accepted, others will be rejected। तो यहाँ पे हमारे proposals क्या होते हैं, या तो accept होते हैं या reject होते हैं। तो ये यहाँ पे कोई हमारा, देखो मैं आपको और सिंपल एग्जांपल देती हूँ एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस में से। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। अगर ये हमने एक टारगेट रेट मेंटेन करके रखा है कि 20% अगर हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहे हैं तो ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ए बी 20% जो है हमें रिटर्न दे रहा है, बी भी हमें 20% रिटर्न दे रहा है, तो जो सी वाला प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इफ वी आर एक्सेप्टिंग दिस, क्योंकि ये हमें 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इफ यू एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन
कंपटीशन, एक तरीके से कह रहे हो कि आप कंपटीशन नहीं हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हमें 20% दे रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, बाकी हम ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स विच सेटिस्फाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स विच सेटिस्फाई द मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है 20%, जिसने ये पूरा कर लिया वो सब सेलेक्ट है, जिसने नहीं किया वो रिजेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए और उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, तो वो होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट। उसके बाद हमारे होते हैं म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजंस, म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, ये एक कंपनी है X, ये एक कंपनी है Y, तो आपको पता है कि इसमें जो आप जो है compete कर रहे हो, ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं, इसको आपको पता है कि आप ये ज्यादा रिटर्न आपको देगा यहाँ की इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट वो होगा जो हमें ज्यादा रिटर्न देगा, जो हमें ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। सो इफ वाई सेलेक्टेड एक्स विल गेट ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली, यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं था, जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई एक ही का नंबर आएगा जो इनमें से सबसे बेटर होगा। फिर हमारे होते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन क्या होता है कि अगर फर्म के पास बहुत सारे अनलिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है, तो जो भी हमें ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हम सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है, बट लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड फंड है, ऐसी तो भाई कंपनियां जो है, कंपनीज के पास लिमिटेड फंड्स है, तो वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगी कि अच्छा मेरे पास जो है सिर्फ इतने पैसे हैं, तो अगर ठीक है, ये सबसे पहले ये है रैंक पे, फिर ये है, फिर ये है, तो रैंकिंग के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो टाइप ऑफ डिसीजन हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है हमारी, वो दो तरह की है, एक है हमारी मॉडर्न और एक है हमारी ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे सबसे पहला ये क्वेश्चन 2 से लेके 3 बार आया है। देखो, ट्रेडिशनल जो है वो हमारी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी होती है, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अब ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती है वो भी हम देखेंगे, और जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं उनको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो होती है जो टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करती, मॉडर्न टेक्निक्स वो होती हैं जो टाइम वैल्यू को कंसिडर करती है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो टाइम वैल्यू का मतलब क्या है, पैसे की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जो पैसा पहले क्या होता था, 10 रुपए में भी बच्चे सेटिस्फाई हो जाते थे, आज 100 रुपए में भी नहीं होते। पहले 10 रुपए में ही कितनी सारी चीजें आ जाती थी, अब 100 रुपए भी पूरा नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैसे की हमेशा वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। आज जो पैसे की वैल्यू है वो कल नहीं होगी। आज जो पैसा है, देखो पहले तो 1 रुपए की भी वैल्यू थी, 50 पैसे की भी वैल्यू थी, अब कहाँ है, इनको तो कोई गिनती में गिनता ही नहीं है, ठीक है। तो पैसे की वैल्यू जो है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक में, जो पैसा मुझे कल मिलने वाला है, जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है रिटर्न, उसकी आज कितनी वैल्यू है। जो फ्यूचर में मुझे मान लो 8,000 रुपए मिलने वाला है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, आज उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। मतलब जो आगे 8,000 मुझे मिलने वाला है आज के 10,000 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसमें हम डिस्काउंटिंग लगाते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, हम ये देखते हैं जो कल हमें, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो कल हमें पैसा मिलने वाला है आज उसकी क्या कीमत है ये देखते हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन सी टेक्निक हमारी टाइम वैल्यू को कंसिडर करती है, कौन कौन सी टेक्निक जो है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती है। वो क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिस्काउंटिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल। तो इस तरीके से वो 2 बार में 3 बार में आपको दे सकते हैं, और आया भी है। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो सिर्फ 2 है। और एक चीज और, यहाँ पे जो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, ये अकाउंटिंग
फ्लोज को कंसिडर करती है। तो हम इनका जो बाइफर्केशन है वो यहाँ पे जैसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बेसिस पे किया गया है, हम इसका बाइफर्केशन अकाउंटिंग क्राइटेरिया पे और कैश फ्लो क्राइटेरिया पे भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाली सिर्फ एक ही हमारी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और जो बाकी की टेक्निक्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी रिमेनिंग टेक्निक्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी है भैया जो अकाउंटिंग वाली, वो कौन सी है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ट्रेडिशनल कौन सी है, पे बैक और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। मॉडर्न कौन सी है, ये चारों। ठीक है, समझ आ गया ये। अब हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निक देखेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक में हमारी जो सबसे पहली टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड टेक्निक। पे बैक पीरियड टेक्निक का मतलब क्या है, नाम से ही आपको पता लग रहा है कितने टाइम में आपका पैसा जो है आपको वापस मिल जाएगा, पे बैक हो जाएगा। मान लो मैंने आज 20,000 रुपए लगाए हैं, वैसे तो लगते नहीं है इसमें लॉन्ग टर्म फंड में, मान लो फिर भी मैंने आज 20,000 रुपए लगाए हैं, तो कितने दिन में मुझे मेरे 20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, वो पे बैक पीरियड। मतलब ये हमें टाइम बताता है। और इसका क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, जो इन्वेस्टमेंट सबसे कम टाइम में रिकवर हो जाएगी। जैसे ये प्रोजेक्ट ए था, ये मुझे 1 साल में मेरे पैसे वापस कर रहा था। जो प्रोजेक्ट बी था वो 1.5 साल लगा रहा था। जो प्रोजेक्ट सी था वो 2 साल लगा रहा था। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगी मैं, ए, जिसका शॉर्टर टाइम पीरियड होता है। तो पे बैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज एक्सपेक्टेड बिफोर एन इन्वेस्टमेंट विल बी रिटर्न। मतलब कि हमारा जो भी टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट को रिटर्न आने में, दो प्रोजेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, जिसका टाइम पीरियड शॉर्टर होता है वही सेलेक्ट होती है। जो लॉन्गर टाइम पीरियड की होती है उसमें ज्यादा रिस्क होता है, उसको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। अब देखो इसका सिंपल सा बेसिक सा इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने जितना पैसा लगाया, मान लो मैंने 20,000 रुपए लगाया है और मेरा जो वापस आएगा उससे कैश इनफ्लोस कितना होगा, मान लो मेरा कैश इनफ्लो होगा हर साल 2,000 रुपए। तो मेरा पैसा कितने दिन में वापस आएगा, मेरा पैसा आएगा 10 साल में, मेरा पैसा आएगा 10 साल में वापस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पे बैक पीरियड फॉर्मूला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू कैश इनफ्लोज। अब आपको कैसे दे सकते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट ईयर में पैसा आएगा 20,000, सेकेंड ईयर में पैसा आएगा 10,000, थर्ड ईयर में पैसा आएगा 20,000, ऐसे। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल आपने लगाया कितना है, मान लो आपने लगाया है 2 लाख रुपए, ठीक है, और आपके 3 साल में इतना वापस आएगा, ये 10,000 मान लो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 40, 50, 60। तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो जितना भी टाइम पीरियड आएगा वो हमारा पे बैक होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कैश फ्लो आ रहा है अपॉन में इन्वेस्टमेंट है, तो द इन्वेस्टमेंट विच हैज शॉर्टर पे बैक पीरियड विल बी कंसिडर्ड बेटर। अब एडवांटेज क्या है, देखो सिंपल सा एडवांटेज है इसका, बड़ा ही सिंपल मेथड है, बड़ा ही आसानी से समझ आ गया भैया। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितना उससे पैसा आया है उसको डिवाइड कर दो, टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा। बेसिक सा है बिल्कुल, इसमें सिंपल है, इजी है टू अंडरस्टैंड है। ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। मैंने जैसा आपको बताया, जो पैसा आपको आज मिलेगा, सॉरी जो पैसा आपको कल मिलेगा उसकी आज कितनी कीमत है, इसको ये इग्नोर कर देता है। तो सबसे जो बेकार इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, हाँ पैसा तो आ गया भाई, चलो देखो यहाँ पे मैंने लगाया था 20,000 रुपए, 2,000 रुपए मुझे हर महीने हर साल मिल रहा था। यहाँ पे 10 साल में हमारा पैसा वापस आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद 10 साल बाद कौन कंसिडर करेगा इस इन्वेस्टमेंट से, 10 सिर्फ हमें यही थोड़ी ना देखना है हमारा पैसा कब वापस आएगा, हमें ये भी तो देखना है हमें इससे क्या फायदा होगा। तो जो भी पे बैक पीरियड के बाद हमारे कैश फ्लोज हैं उनको ये इग्नोर कर देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि बस ये इसमें लगे हैं कि कितने दिन में हमारा पैसा वापस आएगा, ये तो ये देखते ही नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इसमें हम अकाउंटिंग फ्लो, जो हमारे बेसिकली जो हमारे इसमें हम कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला भी ज्यादा बड़ा नहीं है। एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, कि आपका जो जितनी भी अर्निंग्स आ रही है टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, जितनी भी आपकी अर्निंग्स आ रही है आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस, आपने कितना पैसा लगाया है इनटू में 100, ये आप कर दोगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा कि कितना में वो हो रहा है। तो अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी सिंपल मेथड, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारे एनुअल प्रॉफिट्स हैं, जो भी हमारे साल के एनुअल प्रॉफिट्स हैं,
यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ, जो भी हमारे एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हैं, एनुअल प्रॉफिट्स का हमें एवरेज निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर टैक्सेस, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम जो है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लेते हैं या आफ्टर टैक्सेस लेते हैं। अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट है इनटू 100, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एवरेज एनुअल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना भी आपका टोटल प्रॉफिट है, जितना भी आपका टोटल प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, रिमेंबर दिस, आफ्टर योर टैक्सेस, जितना भी टोटल प्रॉफिट है, 10 साल का ले रहे हो आप, 5 साल का ले रहे हो, जितने भी साल का ले रहे हो उसको आप नीचे डाल दो, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। मान लो आपका प्रॉफिट है 20,000 का और ये जो है कितने सालों का प्रॉफिट आप ले रहे हो, 2 सालों का ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पे 10,000। तो ये आपका टोटल एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, जो भी जितना भी एक्चुअली में आपने पैसा लगाया है, लेट मी सी इफ देयर इज अ क्लियर शीट, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं। चलो मैं इधर ही समझा देती हूँ, इधर मुझे खाली स्पेस मिल गया है। देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में मैंने आपको बोला यहाँ पे आता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, अपॉन में हमारा क्या आया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट के बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद ही आया इनटू में 100। अब जो ये हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट जो भी हो रहा है हमारा आफ्टर टैक्सेस, जितने साल का भी आप प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हो। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, जितने भी, जैसे 2 साल का नंबर ऑफ ईयर्स आप लेते हो। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जितना आपने पैसा लगाया है प्लस सैल्वेज वैल्यू, जितनी भी आपकी सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है, अब अपॉन में 2। तो ये आपको क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होंगी, आपको यूज करके, आपको इसका इस्तेमाल करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, जो आपका आप यूज करके इसका निकाल सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, बड़ा ही सिंपल है। बस एवरेज इन्वेस्टमेंट को अपॉन एनुअल प्रॉफिट को, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को एवरेज इन्वेस्टमेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, इनटू में 100 करना है। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आप टोटल प्रॉफिट भी कंसिडर कर लेते हो, सेविंग्स भी कंसिडर कर लेते हो उसके, ठीक है। यहाँ पे एंटायर लाइफ इज कंसिडर्ड। जो हमारा पे बैक पीरियड था उसमें एंटायर लाइफ को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, इसमें एंटायर लाइफ इज कंसिडर्ड। फिर ये नेट अर्निंग्स के ऊपर बेस्ड होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, रिमेंबर दिस, इट इज बेस्ड, अर्निंग जितनी भी हमारी टैक्स एंड डेप्रिसिएशन के बाद है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर पिक्चर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लग जाती है। अब इसके पिटफॉल्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहला तो ये टाइम वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करता, टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। इट यूजेस अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम यूज करता है। अब ये जो कैश प्रॉफिट्स जो होते हैं वो सुपीरियर माने जाते हैं अकाउंटिंग इनकम से। तो अगर ये कैश प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करता है तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट रेदर देन कैश फ्लो। इट इग्नोर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इट कैन बी अफेक्टेड बाय नॉन कैश आइटम्स। कुछ हमारे नॉन कैश आइटम्स होते हैं जैसे डेट डेप्रिसिएशन, तो वो उससे भी अफेक्ट हो जाएगा। इसमें रिस्क को पूरा ये जस्टिफाई नहीं करते हैं, टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये इनका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर मैं आपको क्विक समअप बताऊं इनका कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, तो इनका क्विक समअप क्या होगा, ट्रेडिशनल टेक्निक्स या जिनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं, या नॉन डिस्काउंटेड, ध्यान से देखना, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं, और ये डिस्काउंटेड। तो यहाँ पे 2 ही हैं, पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और जो डिस्काउंटिंग है इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक, एंड ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट एनालाइज बेनिफिट कॉस्ट मेथड। तो ये हमारे सारे डिस्काउंटेड होते हैं। आई थिंक वीडियो इज गेटिंग अ बिट लॉन्गर, so I should stop this right now and then we'll get back. Okay, चलो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक मेथड और बता देती हूँ। अभी हाफ एन आवर की हुई है वीडियो एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारा क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है वो हमारा डिस्काउंटेड मेथड है। इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। तो देखो इसमें आपका क्या है, बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की और जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लोज की, उनको माइनस करते हैं। हम इसमें ये नहीं देखते कि अच्छा जो अगला 10,000 रिटर्न आएगा अगले 10 सालों में, या
इसमें हम क्या देखते हैं, जो 10,000 रिटर्न आएगा अगले साल में, आज उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं ऑफ कैश इनफ्लोज में। और देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। उसमें हम ये मान के चल रहे हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो $10,000 की है पर ईयर, ठीक है। सॉरी, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमें वो रिटर्न दे रही है $10,000 का पर ईयर, 10 सालों तक हमें रिटर्न देगी। और हम डिस्काउंट रेट हमें दे रखा है 10%। अब डिस्काउंट रेट 10% का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये है हमारा वो हर साल हमें क्या देगा, 10-10 हजार रुपए, अगले 10 सालों के लिए हमें 10-10 हजार रुपए रिटर्न आएगा हमारे पास, ये हमारा रिटर्न आएगा। अब इस 10,000 रुपए की सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि जो फ्यूचर में हमें 10,000 रुपए मिलने वाला है उसकी पहले साल में कितनी वैल्यू है। अब वो कैसे निकलेगी, जो भी हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसको ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ पे हमारा एक टेबल होता है, ठीक है, उस टेबल में हम वैल्यू देखते हैं। अगर आपने अगर किसी भी बच्चे के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, उसमें आपके पास एक डिस्काउंटिंग टेबल होगी। डिस्काउंटिंग टेबल में आपका ईयर मेंशन होता है, जैसे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 10% आप डिस्काउंटिंग रेट लगा रहे हो तो आपको परसेंट गिवन होगा अपना, जो भी आपका परसेंट है 1%, 10% जो भी है, ऊपर से आपको ईयर गिवन होगा। तो उस चार्ट में आप देखोगे 10 जो है आपका परसेंट रेट है, फर्स्ट ईयर है, तो आपको वैल्यू दिख जाएगी 0.915 समथिंग इस तरह की। तो ये हमारी होती है डिस्काउंटिंग टेबल। तो यहां से हम डिस्काउंट करते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है, जो कल पैसा मिलेगा आज उसकी कितनी कीमत है, आज उसकी कितनी वैल्यू है, आज की वैल्यू क्या है, वो हम किससे पता लगाते हैं, डिस्काउंटिंग टेबल से। डिस्काउंटिंग टेबल कहाँ मिलेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक के पीछे। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट रेट फर्स्ट 10% है और ईयर फर्स्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 0.91। ये कहाँ से पता लगा, ये उसी टेबल से पता लगा। आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे सेकेंड ईयर के लिए आप देखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0। तो ये जो फर्स्ट ईयर में हमें पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, वो एक्चुअली में 10,000 की नहीं है, टाइम बे टाइम आपकी वैल्यू घटती है। तो 9,091, यहाँ पे आपका 8,264 यहाँ पे। तो देखो अगर आप नोटिस करोगे तो साल दर साल जो है आपके पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लो की, उसको हम माइनस करने वाले हैं किससे, कैश इनफ्लो से। जैसा कि अब आपको समझ आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे पहले कैश इनफ्लो आएगा। तो ऑप्शन में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पहले लिख के फिर इनफ्लो लिख के। तो आपको याद ध्यान रखना है, इनफ्लो से हम क्या करेंगे, आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो हमारा जो इनफ्लो आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब हम इन सबको टोटल करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 61,446। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। प्रेजेंट वैल्यू देखो आपको करना क्या है बच्चों, अगर इनफ्लो में से जितना भी आपने पैसा लगाया है आउटफ्लो में से माइनस कर देना है। जैसे आपने इनफ्लो था आपका 20,000 रुपए, गया आपका कितना, 15,000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, आपका जो है प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बच ही रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। मान लो इनफ्लो था हमारा 10,000, आउटफ्लो था हमारा 15,000, तो ये कितना हो गया, -5,000। तो अगर हमारी एनपीवी नेगेटिव आती है, यू विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव देन द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, if the present value is not positive then the project is not acceptable। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट वैल्यू 0 भी है, मान लो कि रिटर्न भी 20,000 है और बाद में भी कितना आएगा, 20,000 आएगा, तो भी आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये हमारा क्राइटेरिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव है, तो एनपीवी जो पॉजिटिव है वो आप एक्सेप्ट कर लो, चाहे वो 0 है बट पॉजिटिव है तो आप एक्सेप्ट कर लो, 0 से ज्यादा है तो भी आप एक्सेप्ट कर लो, अगर नेगेटिव है तो यू हैव टू रिजेक्ट इट। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, टाइम वैल्यू को कंसिडर करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे आप, डिस्काउंट रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रोजेक्ट साइजेस डिफरेंट हुए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ हिडन कॉस्ट भी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारा क्या है,
नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हम थोड़ा समराइज करें तो जो भी कैश फ्लोज हमारे जनरेट करता है वो एक्सीड होंगे, तभी आप जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, ये हमारा कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड है, री इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है एजप्शन बेस्ड है, कैश फ्लोज को कंसिडर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करता है, रिस्क को कंसिडर करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकालता है, संक कॉस्ट को इग्नोर कर देता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन जो है वो उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है, इसको भी मैं फटाफट करा देती हूँ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चों, देखो जो भी आपका डिस्काउंट रेट होता है, जो जब आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल टू जीरो कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जांपल नहीं है, मुझे इसका एग्जांपल सोचना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में इंट्रो दे देती हूँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है कि यहाँ पे आप एक्चुअली में रिटर्न कैलकुलेट करते हो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड का क्या मतलब है कि आप खुद ही डिस्काउंट रेट निकालते हो। जैसे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड था उसमें हमें ऑलरेडी गिवन था डिस्काउंट रेट की 10% है, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। यहाँ पे हम खुद ही डिस्काउंट रेट निकालते हैं। तो डिस्काउंट रेट हम खुद ही ट्रायल एंड एरर से पहले 10% के ऊपर ट्राई करेंगे, फिर 15 के ऊपर, 11 के ऊपर। अब वो हम क्यों करते हैं, तो जैसे ही हम वो वाला प्रोजेक्ट चूज करते हैं जो हमारे कैश आउटफ्लो को कैश इनफ्लो के बराबर करता है। तो आईआरआर मेथड क्या होता है, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है। इसको देखो दूसरा नाम जो है इसका, मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। इसका जो दूसरा नाम है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ये ध्यान रखना है। दूसरे नाम से भी आ सकता है ऑप्शन में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये 3 नाम से ये जाना जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आईआरआर मेथड भी टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है, बट लेकिन इसमें डिस्काउंट फैक्टर हमें नहीं गिवन होता है। डिस्काउंट रेट हमें खुद निकालना पड़ता है, और एक ऐसा डिस्काउंट रेट निकालना पड़ता है जिसमें हमारे कैश फ्लो और इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो, दोनों एक दूसरे को मतलब जीरो आ जाए। यहाँ पे जो भी ऐसा डिस्काउंट रेट निकाले कि इनको अगर मैं माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर जीरो आ जाए। तो आईआरआर को हम क्या बोल सकते हैं, आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे हमारा एक ऐसा आईआरआर मेथड में हम क्या निकालेंगे, वी विल टेक आउट अ डिस्काउंट रेट जिसमें हमारा इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम यही करते हैं, डिस्काउंट रेट निकालेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, पहले हम फेक पे बैक पीरियड बनाएंगे। ठीक है, फेक पे बैक पीरियड बनाने के बाद हम देखेंगे, हम अंदाजे से अपना पे बैक पीरियड बनाएंगे। अंदाजे से पे बैक पीरियड देखने के बाद हम ये देखेंगे, उसमें हम डिस्काउंट रेट लगाएंगे। हम इसमें सब कुछ एज्यूम करते हैं। डिस्काउंट रेट लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि इससे हमें रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद हम चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो रहा है उसी प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, इस मेथड के, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इक्वल टू जीरो। नेट प्रेजेंट वैल्यू जहाँ पे आपकी जीरो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू जीरो क्यों आती है, क्योंकि आप खुद ही एक ऐसा डिस्काउंट रेट निकालते हो जिसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को जब आप डिडक्ट करते हो तो आंसर आपका जीरो आता है। तो डिस्काउंटिंग रेट आप इसमें निकालते हो जिसमें एनपीवी आपका जीरो होता है, और उसी डिस्काउंट रेट की वजह से आप देखते हो कि आपका कॉस्ट कवर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। एडवांटेजेस क्या है, आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, कैश फ्लोज को कंसिडर करता है, कैश फ्लोज को ही कंसिडर करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को नहीं करता। कंफर्टेबल मेथड है, इजी मेथड है। देखो इसमें दिक्कत आती है आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने में। आप डिस्काउंट रेट पहले 10% लगाओगे, 15% लगाओगे, 20% लगाओगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। रैंक करने में प्रोजेक्ट को डिफिकल्टी आती है। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट, एनपीवी के अलग रिजल्ट हो सकते हैं, इंटरनल आईआरआर मेथड के अलग रिजल्ट हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है गलत हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यही सारे हमारे डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, अब इसके बाद मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आया है। इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारी एक अजम्पशंस होती है आईआरआर मेथड में कि जो भी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको आप री इन्वेस्ट करोगे अपनी कंपनी में।
ठीक है। बट MIRR मेथड में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो MIRR मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस फ्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द IRR। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ with the IR is the assumption that the obtained positive cash flows are reinvested at the same rate at which they were generated। मतलब कि जो हमारे कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं उन्हीं को हम दोबारा बिजनेस में लगा देंगे। ये IRR की एक assumption होती है, उसको जो है जिससे बड़ी दिक्कत आ जाती है, इसीलिए MIRR मेथड यूज किया गया, जिसमें सब कुछ सेम है बस, लेकिन जो हमारे पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं उनको री इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये छोटी सी चीज थी। एक अगला मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है, सबसे आसान मेथड है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू है, यहाँ पे हम जो भी मतलब आपको पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कैश फ्लोज की, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल के जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू कंसिडर हो रही है। अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपकी 1 से ज्यादा होता है, मतलब कि अगर आपकी जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा आई है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर आपकी जो रेशियो है वो 1 से कम आई है, देन यू हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ओके, एक सेकेंड, लेट मी टेक अ पेन। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर की जाती है कैश इनफ्लोज की, और यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है कंसिडर की जाती है वो की जाती है कैश आउटफ्लोज की, ठीक है। और अगर इट इज मोर देन 1, रिमेंबर दिस, इट इज मोर देन 1, योर प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। इफ इट इज लेस देन 1, सॉरी, मोर देन 1 तो इट विल बी एक्सेप्टेड, लेस देन 1 इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। अब 1 के इक्वल है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू, इट इज टोटली इनडिफरेंट, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या था, मेथड था। तो देखो मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक इजी सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट में 1.5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए आपने आउटफ्लो किया पैसे का, आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब इनफ्लो हम देखेंगे, पहले वहां से आए 80,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 70, फिर मान लो 50 आए, फिर मान लो 40 आए, ठीक है। ऐसे हमारे पास इनफ्लोज आए। तो इनफ्लोज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा डिस्काउंटिंग रेट है, जैसे मान लो हमारा डिस्काउंटिंग रेट है 14% या 10%, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपना डिस्काउंटिंग रेट देखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, मान लो यहाँ पे 0.887 आया। डिस्काउंटिंग टेबल में वैल्यू देखेंगे उनकी, यहाँ पे जो भी हमारा आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके मान लो यहाँ आया 7,000, 70,000, यहाँ पे आया 60,000, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया 40,000, यहाँ पे आया 20,000। इन सबको टोटल करेंगे, टोटल करके मान लो आपका आया यहाँ पे 1,81,420, ठीक है। ये मैं सब अज्यूम कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है ये 1814020, यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 1.5 लाख से डिवाइड करना है। आंसर कितना आएगा, 1.209, मतलब 1 से ज्यादा है प्रोजेक्ट वैल्यू इसका रेशियो, तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा एक और वर्जन आया डिस्काउंटेड पे बैक मेथड का। यहाँ पे देखो पहले हमारा क्या होता था, पे बैक पीरियड में हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते थे, फिर एक और मेथड निकाला जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, एक्चुअल रिस्क पता लगाता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये नहीं पता लगता कि वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो बच्चों, दिस वाज द वीडियो विच आई मेड अबाउट द कैपिटल बजटिंग। इफ़ यू फील लाइक कि ये कोई भी जो आपको ये टेक्निक है समझ में नहीं आई हो, थोड़ा जल्दी हो गया है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं दोबारा से एक टॉपिक उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इफ़ यू और वांट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।